और गंगा सवेरा की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर वाराणसी से है। ज्ञानवापी केस में आज अहम सुनवाई होने वाली है। आज बड़ा दिन है। आज देखिए, ज्ञानवापी केस से जुड़े 3 मामलों में सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे जिला अदालत में केस की सुनवाई पर बहस होगी और जिला अदालत में सुनवाई को लेकर आज हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज के यहां सुनवाई के आदेश दिए थे। 26 मई को पिछली सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील रखी थी। हालांकि अभी दलील पूरी नहीं हो पाई है। आज मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें जारी रखेगा और मुस्लिम पक्ष की दलीलों के बाद हिंदू पक्ष अपनी दलीलें भी रखेगा। और बात कर लेते हैं जहां दूसरे केस की भी। ज्ञानवापी केस में जितेंद्र सिंह बिसेन की याचिका पर सुनवाई। सर्वे की वीडियो ना सौंपने की अर्जी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई जहां होनी है और आज सुबह 11 बजे सर्वे की वीडियो फुटेज के मामले पर सुनवाई होगी। खास आपको ये भी हम बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आज सर्वे वीडियो देने को कहा था। सर्वे वीडियो देने पर जितेंद्र सिंह बिसेन और मुस्लिम पक्ष की आपत्ति है। दरअसल आज दोनों पक्षों को सर्वे की वीडियोग्राफी की रिपोर्ट दी जानी है। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए जितेंद्र सिंह बिसेन ने वीडियो पब्लिक ना किए जाने की मांग की थी, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने भी आपत्ति जताई। और अब देखना ये होगा कि कल क्या ये जो वीडियो फुटेज है पक्षकारों को ये मिल पाती है या नहीं। और अब बारी है तीसरे केस को समझाने की। देखिए, ज्ञानवापी मामले में तीसरे केस को लेकर भी सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी मामले में आज किरण सिंह के वाद पर भी सुनवाई होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में दोपहर 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है। किरण सिंह के वाद पर सुनवाई होनी है और इस केस में पूरे ज्ञानवापी परिसर पर कब्जे की मांग की गई है और बाबा विश्वेश्वर में हिंदुओं को पूजा की अनुमति देने की भी मांग की गई है। और इसके साथ ही किरण सिंह की अर्जी में ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों की प्रवेश पर रोक लगाने की भी मांग है। दरअसल 25 मई को पिछली सुनवाई में इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा गया था, जिस पर आज दोपहर 2 बजे सुनवाई है। और देखिए, वादी किरण सिंह ने अपनी अर्जी में मांग की है कि संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर का कब्जा हिंदुओं को दिए जाने, बाबा विश्वेश्वर की नियमित पूजा की अनुमति दिए जाने और ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित किया जाए। ये उनकी मांग है। इन तीनों ही केसों पर आज होगी सुनवाई। कुल मिलाकर के आज का दिन बड़ा और बहुत अहम। और चलिए, ज्यादा जानकारी देंगे इस पर हमारे संवाददाता नीतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधा वाराणसी से। नीतीश, बताएं कि आज इन 3 अहम केसेस पर सुनवाई होनी है। कब कब हमें ध्यान रखना होगा कि कौन कौन सी अहम सुनवाई होने वाली है और क्या कुछ आज पक्ष रखे जाएंगे? देखिए, आज 3 मामले, जैसा कि आप भी जिक्र कर रही हैं, और 3 मामले आज वाराणसी कोर्ट में है। नंबर 1 अगर बात कर लो तो जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरण सिंह बिसेन ने जो अर्जी डाली है कि विश्वेश्वर विराजमान जो शिवलिंग मिला है सर्वे के दौरान, उनकी पूजा की अनुमति के लिए ये अर्जी डाली गई है। तो इस अर्जी पर आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में 11 बजे शिवम गौड़ पहुंचेंगे और 11 बजे से आज इस पर बहस की जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो जिला जज की अदालत में जो पूरे ज्ञानवापी का जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो पूरा सर्वे हुआ और उसके साथ ही जो अन्य वाद हुए, तो सारा मतलब एक तरह से बात करें तो पूरे ज्ञानवापी परिसर से जुड़ा हुआ जो मामला है उस पे जिला जज की कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। और आज मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रखेगा। पिछले दिनों भी उसने दलीलें रखी थी मुस्लिम पक्ष ने, प्रतिवादी पक्ष ने, और आज भी प्रतिवादी पक्ष अपनी दलीलें रखेगा। इसके इतर अगर बात कर लो तो वादी यानी हिंदू पक्ष ने भी अपनी तैयारियां की हैं। अब देखना ये होगा कि उन्हें मौका आज मिलता है या फिर उसके लिए अगली तारीख पड़ती है। इसके साथ जो तीसरा बिंदु है आज का, वो ये है कि आज जो सर्वे का वीडियो क्लिप है वो पक्षकारों को उपलब्ध कराया जाना है। तो उसका जो समय है वो 3 बजे के बाद बताया जा रहा है। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या सुनवाई के बीच में ही ये वीडियो उपलब्ध कराया जाता है, क्योंकि इस मामले को लेकर 2 ओर से अगर बात करें, जितेंद्र सिंह बिसेन की ओर से एक प्रार्थना पत्र दिया है कि इस बार इस पूरे वीडियो फुटेज को सार्वजनिक न किया जाए, और वहीं
जो मुस्लिम पक्ष है, प्रतिवादी पक्ष है, उसने भी ये वीडियो फुटेज न देने की अपील की है। तो अब देखना ये होगा कि क्या पक्षकारों को वीडियो फुटेज दिया जाता है, अगर दिया जाता है तो क्या ये मानक उनमें तय किए जाते हैं कि ये वीडियो सार्वजनिक न किया जाए। बड़ा सवाल है कि अगर वीडियो जो प्राइवेसी है उसे बिल्कुल बरकरार रखा जाएगा या नहीं। नीतीश इसी पर नजर रहेगी और अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसी बीच रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का जो लखनऊ से मिल रही है। यूपी में बजट सत्र से जुड़ा अपडेट मिल रहा है, आपको उससे रूबरू करवा दें। आज विधानमंडल के बजट सत्र का 7वां दिन, आज यूपी विधानसभा के बजट सत्र का 7वां दिन है और बहुत अहम है। बिल्कुल, और आपको ये भी बता दें कि आज सदन में बजट पर चर्चा के वक्त आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि खबर है कि आज सदन में सिर्फ नेता सदन यानी सीएम योगी ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव भी अपना पक्ष रख सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी के पास एक बड़ा मौका है अपनी आवाज आज बुलंद करने का, और आज मौका होगा न सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ बोलेंगे बल्कि नेता प्रतिपक्ष भी आज अपनी बात रखेंगे। और देखिए, आज सोमवती अमावस्या के और इस दिन श्रद्धालु बड़ी संख्या में गंगा स्नान करते हैं। कोरोना काल के बाद ये पहली मर्तबा है बिना पाबंदी के ये यात्रा होने जा रही है, स्नान होने जा रहा है। बड़ी संख्या में यूपी और उत्तराखंड में श्रद्धालु इस त्योहार को मनाते हैं। बिल्कुल, और दीपा धार्मिक दृष्टि से जो सोमवती अमावस्या है इसका बहुत ज्यादा महत्व बताया जाता है। इस दिन शिव जी और पितरों की पूजा करना कई गुना लाभ प्रदान करता है। कई साल बाद इस बार भी सोमवती अमावस्या पर 3 पर्वों के योग बन रहे हैं। और इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की खातिर वट सावित्री पूजन करेंगी। साथ ही शनि जयंती भी मनाई जाएगी। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। देखिए, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। दान पुण्य का सिलसिला भी आज के दिन भर चलता है। बड़ी तादाद में लोग पितरों के यहाँ निमित्त तर्पण भी करेंगे, और साथ ही मान्यता ऐसी भी है कि ऐसा करने से पितृ देवता का आशीर्वाद मिलता है और देवताओं की कृपा हमेशा बनी रहती है। और देखिए, कोरोना काल के बाद बिना पाबंदी के ये दिन कहीं ना कहीं बहुत अहम हो जाता है। पुलिस प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। शिवनगरी से लेकर धर्मनगरी तक हमारे साथ पूरी टीम जुड़ेगी जो पल पल आपको जानकारी देगी। इस वक्त नीतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश का सीधे रुख कर लेते हैं। नीतीश, इस वक्त की तस्वीरें दिखाइएगा, क्योंकि देखिए कोरोना की पाबंदियां खत्म हुई हैं और उसके बाद अब ये तस्वीरें, ये भीड़ उमड़ पा रही है। कैसी तस्वीर आप अपने आसपास देख पा रहे हैं नीतीश? तस्वीरें श्रद्धा वाली हैं, और वो भी किस तरह की श्रद्धा है ये आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए, आज अमावस्या तिथि और सोमवार का दिन, और इसके साथ ही सोमवती अमावस्या, खास तौर पे सर्व सिद्धि योग जो बना है उसे लेकर जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, जो महिलाएं हैं वो यहाँ पहुँच रही हैं। गंगा स्नान के बाद ये महिलाएं जो वट वृक्ष है वहाँ की फेरी भी लगाएंगी, तो आज अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद वो प्राप्त करेंगी। तो आप देखिए, चारों तरफ आपको स्नानार्थियों की भीड़ दिखाई देगी। पिछले सालों की अगर बात करें तो कोरोना की विभीषिका थी, और कोरोना की विभीषिका के कारण जो गंगा घाट थे वो खाली थे, और हर पर्व, चाहे वो स्नान के कोई भी पर्व हो, यहाँ पर आने की अनुमति नहीं थी। लेकिन आज आपको गंगा घाट पर रोज़ाना से ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। वजह यही है कि जो भी महिलाएं, व्रती महिलाएं हैं, वो श्रद्धा के सागर में डूबकर आज यहाँ पर गंगा का स्नान करने आई हैं, और इसके साथ ही अब यहाँ से जाप करती हुई, अपने पितरों का ध्यान करती हुई जाएंगी और जाकर वटवृक्ष की फेरी लगाएंगी। फेरी में कई चीज़ें वहाँ पर दान की जाती हैं, जैसे अगर बात करें तो सुहाग से जुड़ी हुई जो निशानियां हैं उनके दान किए जाते हैं, और इसके साथ ही खास तौर पे आज पितरों के तर्पण की भी एक परंपरा है, और कहा जाता है कि आज के पितरों का आशीर्वाद लेते हैं और पूरे साथ घर पे सुख शांति बनी रहती है। अगर बात करें तो दान पुण्य में घाट किनारे जो दान दिया जाता है उसमें घड़ा है और मौसमी फल हैं, इसके साथ ही जो सिद्धा कहते हैं कि उसमें आलू और अन्य चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें दान। तो आज के दिन दान पुण्य के हिसाब से अगर बात करें तो इसके साथ ही श्रद्धा के हिसाब से, स्नान के हिसाब से हर महत्व से, और तस्वीरें भी आपने नीतीश हमें दिखाई हैं, और बहुत समय बाद इस तरह से अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का मौका श्रद्धालुओं को मिल रहा है, जो हम तस्वीरों में भीड़ के रूप में जरूर देख पा रहे हैं। नीतीश, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात सीएम योगी के गोरखपुर दौरे की करते हैं। आज मुख्यमंत्री के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है, जहां वो गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवा आश्रम में जनता दरबार लगाने वाले हैं।
बिल्कुल, और वक्त के मुताबिक सीएम योगी का ये दरबार शुरू हो चुका होगा, जैसा कि तस्वीरें भी मिलेंगी और वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। खबर मिल रही है कि सीएम योगी कुछ ही देर में जहां अब तय वक्त पर लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे और उसके बाद जहां आज ये कार्यक्रम रखा गया है लखनऊ का दौरा, में भी लखनऊ में भी उनके तमाम कार्यक्रम हैं, लेकिन गोरखपुर में आज उनका दूसरा दिन है और जब भी वहां पर होते हैं तो जनता दरबार के साथ ही दिन की शुरुआत वो करते हैं। पहले गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और उसके बाद जो प्रदेश भर के फरियादी वहां पर पहुंचते हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के, उन फरियादियों की समस्याओं को सुनने का काम करते हैं मुखिया योगी आदित्यनाथ, और जो अधिकारी मौके पर मौजूद रहते हैं उनको भी निस्तारण के लिए निर्देशित करते हैं। और आज ये कहा जा रहा है कि कुछ ही देर के बाद वो लखनऊ के लिए उनको निकलना भी है और इसलिए जनता दरबार वहां पर शुरू हो चुका होगा। जो भी जानकारी वहां से मिलेगी, अपडेट मिलेगा, वो आप तक हम साझा करेंगे। और हर बड़ी खबर का विश्लेषण अब हम आपको बता रहे हैं, लेकिन हमारा वादा है कि कोई खबर छूटेगी नहीं। अब फटाफट अंदाज में देखते हैं पूर्वांचल की खास खबरें। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय कार्यालय भवन का शिलान्यास किया है और विश्वविद्यालय परिवार को बधाई दी है। प्रयागराज के फाफामऊ में हत्या आरोपियों के घर प्रशासन का चला बुलडोजर। दोनों आरोपियों के मकान के बाहरी हिस्से को बुलडोजर से जमींदोज किया गया। आरोपियों की गोलीबारी से एक शख्स की हुई थी मौत। आजमगढ़ में 100 से ज्यादा लोगों पर धन परिवर्तन कराने की कोशिश करने वाले आरोपी को पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। कंधरापुर इलाके में मिरैया गांव का मामला है। एक घर के 100 लोगों ने ईसाई बनाने की थी, उन्हें की जा रही थी कोशिश। संत कबीरनगर में मुख्यमंत्री के निरीक्षण के वक्त दौड़ती नजर आई आईएएस दिव्या मित्तल। साड़ी में एथलीट की तरह लगाई दौड़। राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बस्ती में लेखपाल आनंद चौबे का कारनामा, काम के बदले 1 बीघा जमीन के दाम मांगने का वीडियो हो रहा है वायरल। विरासत के नाम पर बुजुर्ग महिला से घूस मांगते दिख रहा है लेखपाल। हरैया तहसील के बटपुर गांव का मामला। कौशाम्बी में मामूली विवाद पर दबंगों का आतंक। एक महिला को बेरहमी से पीटा। दबंगों की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। फतेहपुर के मुत्तौर गांव में प्रेमी युगल का शव मिलने से सनसनी। एक ही फंदे से लटका मिला दोनों का शव, जांच में जुटी पुलिस। गाजीपुर के गौसपुर इलाके के बुजुर्ग गांव में खेत पर सो रहे एक बुजुर्ग पर धारदार हथियार से हमला। इलाज के लिए ले जाते वक्त बुजुर्ग ने तोड़ा दम। परिवार ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। गोरखपुर में से पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ का संत कबीर नगर का दौरा है। कबीर नगर के दौरे के परिनिर्वाण स्थल भी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रपति दौरे की तैयारियों का जायजा भी लिया। संत कबीर की समाधि पर माथा टेक कर तैयारियों का जायजा लिया। मिर्जापुर के लहुरिया दह गांव में आजादी के बाद से नहीं हो पाई पानी की व्यवस्था। पहाड़ के झरने से पानी भरने के लिए मजबूर हैं गांव वाले। 2 किलोमीटर जाना पड़ता है। अधिकारियों का दावा है कि पाइप पेयजल योजना का कार्य तेजी से जारी है। जल्द सभी गांवों को मिलेगा पानी। सोनभद्र में एक शादी के रिसेप्शन में अनूठी तस्वीर सामने आई है। यहां दुल्हन ने शादी में आए मेहमानों को लगभग 300 कलमी आम के पौधे गिफ्ट किए हैं। इस पहल की काफी सराहना हो रही है। जौनपुर के त्रिया गांव की बेटी नम्रता यादव ने किया देश का नाम रोशन। रूस में आयोजित ग्रैपलिंग कुश्ती में नम्रता ने जीता कांस्य पदक। पूरे गांव में खुशी का माहौल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी के बाद भाजपा ने भी राज्यसभा चुनाव को लेकर अपने पत्ते खोल दिए हैं। देखिए, क्योंकि नामांकन खत्म होने से एक दिन पहले भाजपा ने 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। बिल्कुल, और इस लिस्ट में पहला नाम अब सीएम योगी के लिए गोरखपुर शहर की सीट छोड़ने वाले राधा मोहन अग्रवाल का है और दूसरा नाम इसमें भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का शामिल है। और देखिए, तीसरा नाम मौजूदा राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह का है, जबकि चौथा नाम है बाबूराम निषाद का। 5वां नाम दर्शना सिंह का है और 6ठा नाम है संगीता यादव का। लेकिन 7वीं सीट के लिए उम्मीदवार कौन होगा, इसका ऐलान होना अभी बाकी है। और वहीं संख्या बल के हिसाब से भाजपा 7 सीटें जीत सकती है। अब ये 7वां नाम किसका होगा, इसी पर सबकी निगाहें टिकी हैं। संख्या बल के हिसाब से 3 सीट पर सपा, 7 सीट पर भाजपा की जीत तय है। लेकिन असल लड़ाई 11वीं सीट के लिए होनी है।
बिल्कुल, और जिसके लिए सपा और भाजपा दोनों के पास ही 14-14 वोट बचेंगे। मतलब जीत के लिए जरूरी संख्या बल दोनों में से किसी के भी पास नहीं है। अब ये 11वीं सीट किसके खाते में जाएगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 11वीं के सीट को लेकर ही जंग अब दिखाई देगी सपा और भाजपा के बीच में। बीजेपी ने आज राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित कर दी। कुल 6 नामों को बीजेपी ने घोषित किया है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का इसमें नाम है। गोरखपुर से पहले विधायक रहे राधा मोहन दास अग्रवाल का नाम है। इसके अलावा हमीरपुर से आने वाले पार्टी के नेता बाबूराम निषाद का नाम है। सुरेंद्र नागर को पार्टी फिर से रिपीट कर रही है। 2 महिला उम्मीदवारों को भी नाम पार्टी ने घोषित किए हैं। दर्शना सिंह जो यूपी बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रही हैं, उनका भी नाम है। और संगीता यादव जो बीजेपी का राष्ट्रीय महिला मोर्चा है उसमें वो पदाधिकारी हैं और उनका भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। हालांकि संख्या बल के लिहाज से बीजेपी 7 तो आसानी से जीत जाएगी, पर यह कहा जा रहा है कि 8 लोगों को वो चुनाव मैदान में उतारेगी। तो अभी 6 नाम घोषित किए गए हैं। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें जाति और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की पार्टी ने पूरी तैयारी की है। कैमरा से प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर यूपी में ये फाइट सिर्फ भाजपा और सपा के बीच है। हालांकि फिर भी कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में संगठन मजबूत करने के लिए बड़ा दांव चल दिया है। बिल्कुल, और कांग्रेस ने यूपी के 2 ब्राह्मण और एक मुस्लिम नेता को दूसरे राज्यों से राज्यसभा भेजने की तैयारी कर ली है, जिन पर पार्टी ने मिशन 2024 के तहत भरोसा किया है। और एक तरफ जहां प्रमोद तिवारी को राजस्थान से प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं राजीव शुक्ला को छत्तीसगढ़ और इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से यहां उन्होंने बनाया है अपना प्रत्याशी। बता दें कि प्रमोद तिवारी, राजीव शुक्ला और इमरान प्रतापगढ़ी के नाम इस सूची में शामिल हैं। और देखिए, बेशक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने फतेह हासिल नहीं की है, लेकिन अब कहीं ना कहीं 2024 चुनाव को देखते हुए संगठन मजबूत करने के लिए ये बड़ा कदम माना जा रहा है। आपको ये भी जानकारी हम दें कि कांग्रेस शासित राज्यों से पार्टी इन तीनों ही नेताओं को राज्यसभा भेजने जा रही है। और इसमें प्रमोद तिवारी को राजस्थान, राजीव शुक्ला को छत्तीसगढ़ और इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से उम्मीदवार बनाया गया है, जो कि आगे के लिए बड़ी रणनीति कांग्रेस की मानी जा रही है। तो ये 3 नाम महत्वपूर्ण है। गंगा सवेरा में जारी है खबरों का सिलसिला, लेकिन इस बीच जल्दी से नजर डालते हैं पश्चिमी यूपी की कुछ अहम खबरों पर। जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक में कॉमन सिविल कोड पर प्रस्ताव पास। शरीयत में दखल बर्दाश्त नहीं करने की हुई है बात। ज्ञानवापी और मथुरा विवाद का भी प्रस्ताव पास। अधिवेशन में मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि मुल्क की हिफाजत के लिए जमीयत ने पहले ही कुर्बानी दी है और आगे भी देती रहेगी। मुरादाबाद में ज्ञानवापी मामले पर सवाल पूछने पर भड़के सपा सांसद रामगोपाल यादव। कहा, देश में लोग भूखे मर रहे हैं, उस पर क्यों नहीं बात की जा रही है। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे रामगोपाल। बरेली में धर्म परिवर्तन की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मारा है छापा। हिंदू समाज के लोगों को ईसाई बनाने के लिए दबाव डालने का है आरोप। धर्म परिवर्तन कार्यक्रम में हिंदू संगठनों ने हंगामा भी किया। बिथरी चैनपुर इलाके के बिचपुरी गांव का मामला। मुजफ्फरनगर में हुई बालियान खाप की महापंचायत में खाप चौधरी नरेश टिकैत ने दी सरकार को चुनौती। का भूमि अधिग्रहण और बिजली की परेशानी दूर नहीं हुई तो उखाड़ देंगे बिजली के खंभे, रोक देंगे शहरों में होने वाली बिजली सप्लाई। हापुड़ में पुलिस ने अवैध शस्त्रों की तस्करी करने वाले एक अभियुक्त को पकड़ा है। आरोपी के पास से 9 अवैध तमंचे समेत काफी सामान बरामद हुआ है। बुलंदशहर में मामूली विवाद पर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। शहर के धमेड़ा अड्डे पर कुल्हाड़ी से काटकर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। वारदात से पूरे इलाके में सनसनी। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूपी में 2 लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बात करते हैं, जहां आज से नामांकन शुरू हो रहा है। आजमगढ़ रामपुर सीट पर उपचुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो रहा है और अभी तक सिर्फ बसपा ने आजमगढ़ से गुड्डू जमाली को अपना प्रत्याशी बनाया है। आजमगढ़ में बसपा से गुड्डू जमाली, रामपुर में उम्मीदवार हालांकि इन्होंने नहीं उतारा है। दोनों सीटों पर उपचुनाव पर भाजपा और सपा ने नहीं उतारे हैं अभी प्रत्याशी। आपको बता दें कि आजमगढ़ लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी 2 अन्य नामों पर भी विचार कर रही है। इसमें एक नाम पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव का है, जबकि दूसरा नाम आजमगढ़ से ही सांसद रहे और वर्तमान में विधायक रमाकांत यादव का है। इससे पहले डिंपल यादव के आजमगढ़ से लोकसभा उपचुनाव लड़ने को लेकर भी चर्चाएं थी, लेकिन अब 2 और नाम सामने आ चुके हैं।
देखिए, हालांकि आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी का उपचुनाव में कौन होगा उम्मीदवार, ये अखिलेश यादव को ही तय करना है। पहले सिर्फ डिंपल यादव के नाम को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म था। ये कहा जा रहा था कि आजमगढ़ से डिंपल यादव को ही मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन अब और 2 नाम बताए जा रहे हैं जिनको लेकर मंथन हो रहा है। लेकिन जो आखिरी फैसला होगा वो अखिलेश यादव को लेना होगा, क्योंकि वो मुखिया है समाजवादी पार्टी के, और जल्द ही पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। खबरें आगे भी लगातार जारी हैं, लेकिन जल्दी से आपको दिखाते हैं अवध की तमाम खबरें। मौलाना मदनी के बयान पर अयोध्या के महंत कमल नयन दास का बयान, कहा है कि सबसे ज्यादा भारत में सुखी है मुसलमान, बोले देश में तमाम मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिद। गोंडा में बोले भाजपा सांसद साक्षी महाराज, भगवान की कृपा से पीएम की कुर्सी पर बैठे हैं धर्मनिष्ठ नेता। यूपी में है योगी जी, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। राजधानी की सड़कों पर खुलेआम दबंगई का सीसीटीवी फुटेज वायरल, सरेआम युवक की पिटाई कर कार से उठा ले गए दबंग। कानपुर देहात में बस और कार में भिड़ंत, हादसे में मासूम समेत 5 लोगों की मौत, कई लोग घायल, सीएम योगी ने जताया दुख। आगे बढ़ते हैं, सहारनपुर की बात कर लेते हैं। सहारनपुर के देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद की मीटिंग चल रही है और मीटिंग का देखिए समापन हो गया है। 2 दिन के सम्मेलन में कई अहम प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें समान नागरिक संहिता को लेकर लाया गया प्रस्ताव भी शामिल है। और जमीयत ने साफ तौर पर कहा है कि कॉमन सिविल कोड किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं होगा, इसे लागू करना संविधान का उल्लंघन होगा और इस्लामी कायदे कानून में किसी तरह की दखल अंदाजी नामंजूर होगी। जमीयत के जलसे में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा ईदगाह मस्जिद के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया। बैठक में कहा गया कि राजनीतिक दल गड़े मुर्दे उखाड़ने से उनको बचना होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यक्सा सिविल कोड की बातें बहुत चल रही हैं, इसके ऊपर तजवीज आई है भी, तो तजवीज काफी मेहनत से, काफी बहस और तमीज के बाद बनाई गई है। चाहे ज्ञानवापी वाली मस्जिद तजवीज हो या वो तजवीज हो, बल्कि जितनी तजवीजें हैं महीनों की मशक्कत के बाद तैयार हुई हैं, हफ्ते और दिन तो लगे ही लगे हैं आखिर। तो इस तजवीज से मुताल्लिक, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तजवीज से मुताल्लिक ये कहना चाहता हूं, कानून कोई बन जाए, अगर मुसलमान शरीयत पर चलने का अज़्म कर ले तो कोई कानून उसका रास्ता नहीं रोक सकता।